तो सवाल ये कहता है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड नेशनल हेल्थ पॉलिसी, क्यों चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, पहली नेशनल पॉलिसी 1983 में आई थी। ठीक है, लेकिन 1983 से पहले कुछ ऐसी संस्थाएं बनी थी जैसे कि WHO और यूनिसेफ। ठीक है, ये संस्थाएं ये बनी थी इसलिए ताकि पूरे विश्व में हेल्थ को मॉनिटर किया जा सके। ठीक है, लेकिन ये संस्थाएं आने से पहले जो आर्थिक व्यवस्था थी वो देश की, विश्व की बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 विश्व युद्ध 2 हुआ था। ठीक है, और हमें इंडिपेंडेंस के जो है हम पास थे। 1947 की अगर हम बात करें तो इंडिया ने 1947 में इंडिपेंडेंस पाई थी। ठीक है, और उससे पहले जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 में ये कहिए कि आर्थिक व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाओं का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। जब आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था हिलती है, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, विश्व युद्ध हुए थे, आपस में लोग, आपस में जो देश हैं वो लड़ रहे थे। जब आपस में जब देश लड़ते हैं तो बड़े बड़े न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स छोड़े गए थे एक दूसरे के ऊपर, पूरा पूरा देश बर्बाद हो गया था, पूरे पूरे देश में अच्छे खासे लोग मर गए थे, बिल्डिंगें टूट गई थी, सड़कें टूट गई थी। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से अस्त व्यस्त, एकदम तहस नहस, बिखर गया। ठीक है, और जब कुछ बिखर जाता है तो उसे वापस से जोड़ने में काफ़ी लंबा समय लगता है। बिल्कुल ये सही बात है। ठीक है, एक दिन में तो मकान नहीं खड़ा हो जाता ना, मकान खड़ा होने में आपको एक एक ईंट जोड़नी पड़ती है। ठीक है, पैसे इकट्ठा करने पड़ते हैं, सड़कें बनाने में पूरे पूरे कई दिन लग जाते हैं शहरों में। अगर हम छोटी सी बात कर लें, जैसे कि गुजरात में जब अर्थक्वेक आया था, ठीक है, तो ये बहुत ही पुरानी बात हो गई है, लेकिन जब अर्थक्वेक जैसी बड़ी आपदा कहीं पर आती है तो अर्थव्यवस्था हिलती है कि नहीं, वहाँ पे बिल्डिंगें टूटती हैं कि नहीं, लोग मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पूरा पूरा परिवार जो है बिल्डिंगों में दब के मर गया। ठीक है, तो फिर से बिल्डिंग बनाना, फिर से रोडें बनाना, फिर से हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ बनाना, फिर से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, व्यापार देना, काम करना, लोगों की इतनी परेशानियां बढ़ जाती हैं कि लोगों के भूखे रहने के दिन आ जाते हैं। आपके पास खाना खाने की, आपके पास सोने की जगह तक नहीं होती है, आपके पास रहने के लिए छत नहीं होती है, इतनी सारी व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा असर पड़ता है औरतों पर और बच्चों पर। ठीक है, जिनके फैमिली में जो अर्निंग मेंबर होता है, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो औरतें और बच्चे बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनके लिए जीने के संसाधन नहीं रह जाते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं हिली, जिससे रिकवर करने में देशों को सालों लग जाते हैं। ठीक है, तो कई साल लगने के बाद जब ये अर्थव्यवस्थाएं जब हिलती हैं तो जो स्वास्थ्य के संबंध में जो समस्याएं आती हैं कि अगर भूखे मरेंगे लोग, भूखे रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मेल न्यूट्रिशन होगा, उनको सही पोषण नहीं मिलेगा, बीमारियां बढ़ेंगी, सोने की जगह नहीं है, मक्खी मच्छर हैं, सारी चीज़ें जो हैं गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब डिस्टर्ब होंगी तो ऑब्वियस सी बात है लोगों की स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा। ठीक है, तो इन मुद्दों को नज़र में रखते हुए नेशनल हेल्थ पॉलिसी को प्रेजेंस में लाया गया, आपके सामने लाया गया कि हमें इन बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक लेवल पर लाने के लिए, एक बैलेंस में लाने के लिए हमें पॉलिसीज लानी पड़ेंगी। ठीक है, पहली बार ये पॉलिसी कौन लाया और क्यों लाया? ठीक है, क्यों की तो बात हम कर चुके हैं और हम नेसेसिटी की भी बात कर चुके हैं, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और क्यों हमें ये व्यवस्थाएं लानी पड़ी, कौन लाया, हु डिसाइडेड टू फॉर्म इट एंड व्हाई। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं दो शब्द, दो शॉर्ट फॉर्म, WHO एंड यूनिसेफ। ठीक है, तो सीधा सीधा ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है नेशनल हेल्थ पॉलिसी को
लाने में या तैयार करने में, क्योंकि ये दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो विश्व में चल रही जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं या चिल्ड्रन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बच्चों से संबंधित इश्यूज़ हैं, इनको मॉनिटर करते हैं। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। ठीक है। ये कब बना था, कब स्थापित हुआ था? 7 अप्रैल 1947 में, जब हमने एक साल बाद 1947 में जब हमने इंडिपेंडेंस ली थी, हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। ठीक है। तो पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन है। इसका मेन मुद्दा क्या है, मेन रोल क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड लीडरशिप ऑफ ग्लोबल हेल्थ मैटर। ये एक तरीके की लीडरशिप लेता है, कंट्रोल लेता है ग्लोबल हेल्थ मैटर्स पे, यानी कि ये डिसीजन लेता है कि और प्रोवाइड कराता है, यानी कि हमें बताता है कि हम कैसे स्वास्थ्य से संबंधित जो है व्यवस्थाओं को सुधारें। ये चार्ज लेता है, कंट्रोल लेता है। ठीक है। शेपिंग द हेल्थ रिसर्च एजेंडाज, हेल्थ रिसर्च एजेंडाज यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित जो कि रिसर्च, जो कि आप शोध कर रहे हैं, उसके बेटर हेल्थ को बेटर करने के लिए उसको ये शेप करता है, यानी कि एक शेप प्रोवाइड करता है, एक ढांचा प्रोवाइड करता है। ठीक है। सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है। जैसे कि शेप करने के लिए जो भी रिसर्च प्रोग्राम्स आए हैं, जो रिसर्च चल रही है हेल्थ को और बेटर करने के लिए, उन एजेंडास को शेप तो करता ही करता है, लेकिन ये जो रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, ये जो बेटरमेंट के प्रोग्राम्स हैं, नए प्रोग्राम्स जो सरकार आपके लिए लाती है हेल्थ को बेटर करने के लिए, उनके लिए एक नॉर्म्स तैयार करता है, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड तैयार करता है। नॉर्म्स ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये पिलर्स हैं। ठीक है। स्तंभ तैयार करना, पिलर तैयार करना, जिसके बेसिस पे जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं वो चलेंगे। स्टैंडर्ड तैयार करना, स्टैंडर्ड क्या होता है कि एक लेवल तैयार करना कि इस लेवल का वो प्रोग्राम होना चाहिए, इस लेवल से नीचे नहीं होना चाहिए, एक सर्टेन लेवल का प्रोग्राम होना चाहिए जिसके तहत सब लोग लाभ उठाएं, और उस लेवल पर सारे विश्व में जितने भी नेशंस हैं वो सारे लोग इसी लेवल पर इन पॉलिसीज पे काम करेंगे। ठीक है। आर्टिकुलेटिंग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी। आर्टिकुलेटिंग का मतलब होता है कि समझाना। ठीक है। आपको समझाना पॉलिसीज के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ठीक है। सबूतों के बेसिस पे, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो विश्व पे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर नज़र रखता है। तो नज़र रखने के बाद ये समझना कि अब हमें कौन सी पॉलिसीज लानी चाहिए कि हम उन समस्याओं से उभर सकें। ठीक है। तो आर्टिकुलेटिंग एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज, ठीक है, यानी कि वो पॉलिसीज लाना हेल्थ की समस्याओं को समझते हुए। ठीक है। प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट, अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई नई टेक्निकलिटी या नई कोई शोध या फिर कोई नई चीज़ आ रही है जिससे हेल्थ और बेटर हो सकती है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है मशीनरी के तौर पे, प्रोग्राम्स के तौर पे, उसके बारे में सपोर्ट करना, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। मॉनिटरिंग एंड एसेसिंग हेल्थ ट्रेंड, यानी कि इस समय अब हेल्थ का ट्रेंड क्या है, लोगों की लाइफस्टाइल क्या है, इस समय कौन सी बीमारियां आ रही हैं, लोग जी कैसे रहे हैं, लोगों की रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल क्या है, लोगों के ऊपर काम का प्रेशर कितना पड़ रहा है, लोग कितना घंटा सोते हैं, उससे उनके स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उनके स्वास्थ्य से इफेक्ट पड़ने पर कौन कौन सी बीमारियां बढ़ रही हैं, इन बीमारियों को, ये बीमारियां कम हो, जैसे कि डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ इस समय बहुत ही बेसिक मुद्दा है लोगों की लाइफ में, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल, उनका खाना पीना, उनके सोने का टाइम बिल्कुल ही एकदम डिस्टर्ब्ड है, ऊपर नीचे है। पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, टाइम से सो जाते थे। अब लोगों के ऊपर काम का प्रेशर्स है, डेडलाइंस हैं, 12 बजे तक सोते हैं, 11 बजे तक सोते हैं। उनसे रिलेटेड जो चेंजेस उनकी बॉडी में, उनकी लाइफस्टाइल में, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में आते हैं, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, जो नेगेटिव चीज़ें जो आपकी बॉडी को डिस्टर्ब कर रही हैं, वो सारी चीज़ें हेल्थ को मॉनिटर करता है। ट्रेंड, यानी कि अभी इस समय ट्रेंड क्या होता है कि अभी हेल्थ का स्टैंडर्ड क्या है,
और कैसे कैसे हेल्थ चेंज हो रही है लोगों की अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंस, उसको जो है मॉनिटर करता है और एसेस करता है। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, साथ ही साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। उस समय क्या हुआ था कि कहीं ना कहीं विश्व में जब बहुत ज़्यादा आर्थिक व्यवस्था डिस्टर्ब हुई थी, सब कुछ एकदम तहस नहस हुआ था, तो सबसे ज़्यादा असर जो पड़ा था वो औरतों और बच्चों पे पड़ा था। बच्चों पे सबसे ज़्यादा पड़ा था क्योंकि बच्चे बहुत सारे अनाथ हो गए थे, जिनके पूरे पूरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं उस कैलामिटी में उस समय जो है पूरे जो है कैजुअलिटीज़ हो गई थी, तो बच्चे बहुत सारे अनाथ हो गए। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यानी कि बाल कोष, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो चिल्ड्रंस के लिए फंडिंग इकट्ठा करता है, ठीक है, खजाना एक तरीके से। ठीक है, ये कब फॉर्म हुआ था गाइस? 11 दिसंबर 1946 में फॉर्म हुआ था। ये भी यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। इसका मेन काम क्या है गाइस? मैंडेट यानी कि जरूरी, इंपॉर्टेंट, मैंडेट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ एवरी चाइल्ड एवरीवेयर, स्पेशली द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड। मोस्ट डिसएडवांटेज चाइल्ड क्या हो सकता है? यानी कि जो अनाथ बच्चा है, जिसके पास कोई भी ऐसा बंदा फैमिली का मेंबर, मामा चाचा ताऊ कोई भी अवेलेबल नहीं है, सारे लोग जिंदा नहीं है, मर चुके हैं, अब वो किस पर डिपेंडेंट होगा? तो ये संस्था उसके लालन पालन पोषण एजुकेशन सारे का जिम्मा उठाती है। ठीक है, तो ये कहीं पर भी हो सकता है, एवरी चाइल्ड, कहीं पर भी, स्पेशली वो बच्चे जिनके पास बिल्कुल भी इन चीज़ों की सुविधाएं नहीं हैं। ठीक है, इट टेक्स केयर ऑफ ऑल द चिल्ड्रन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हु वर अफेक्टेड फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वो बच्चे जो मोस्ट अफेक्टेड हुए थे, उनके हेल्थ, न्यूट्रिशन, इवन एजुकेशन, सब चीज़ों की जिम्मेदारी उठाता है। इसका मेन एजेंडा है टू टेक केयर ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के अधिकार। ठीक है, एक बच्चे के क्या अधिकार होने चाहिए बचपन से लेके उसके एजुकेशन लेवल तक, उसके जॉब के लेवल तक, वो सारी चीज़ें उन बच्चों के जो स्पेशली जो हैं, जो अकेले रह गए हैं वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, उनकी मदद करता है, उनके राइट्स को सिक्योर करता है। ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने मिल के, ठीक है, ये तो हो गए दो ऑर्गेनाइजेशन। ये इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने का क्या काम है? पूरे वर्ल्ड में स्वास्थ्य को समझना और बच्चों के जो राइट्स हैं, यूनिसेफ क्या करता है कि जो बच्चे अफेक्टेड हैं, चिल्ड्रंस अफेक्टेड हैं, उनके राइट्स को सिक्योर करता है। ये हेल्थ को ऑब्जर्व करता है, मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, ये बच्चों के राइट्स को। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने क्या किया? डिसाइड किया, ठीक है, एक साथ मिल के। ठीक है, द जॉइंट WHO क्या कह रहा है? द जॉइंट WHO यूनिसेफ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ कॉन्फ्रेंस to discuss about the current position of health worldwide। पूरे दुनिया में जो इस समय स्वास्थ्य की जो इस समय स्थिति है, स्थिति यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि सिचुएशन, करंट सिचुएशन, अभी का क्या लेवल है, क्या सिचुएशन है। और उस समय जब ये जो कॉन्फ्रेंस या ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया था, ये कॉन्फ्रेंस जो तैयार करी गई थी, कॉन्फ्रेंस बिठाई गई थी, जिसमें काफ़ी नेशन के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हर नेशन के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उनमें ये कॉन्फ्रेंस बिठाई गई थी कि इस समय हमें ये देखना है कि वर्ल्ड हेल्थ, पूरे विश्व में स्वास्थ्य की स्थिति जो है वो सुधारें कैसे, सुधर क्यों नहीं रही है, क्या कारण है, उन कारण पे काम किया जाए। ठीक है, तो किसने बनाया था? हु डिसाइडेड टू फॉर्म इट? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ कंबाइंडली जॉइंट। ठीक है, अब ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ बैठी थी? ठीक है, और इस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? तो इस कॉन्फ्रेंस का नाम था एल्मा आटा कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और इस कॉन्फ्रेंस के तहत एक डिक्लेरेशन तैयार किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ के थ्रू, जिसे हम एल्मा आटा डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, एल्मा आटा डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन क्या होता है? ऐलान, डिक्लेयर करना, ऐलान करना, फरमान जारी करना।
ठीक है। तो ये एल्मा आटा जो है डिक्लेरेशन है। एल्मा आटा को एल्मा आटा डिक्लेरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि एल्मा आटा जो है एक सिटी है, एक कजाकिस्तान का कैपिटल सिटी है, ठीक है, या कह सकते हैं कि कैपिटल सिटी था, ठीक है, अब अलमाटी है। पहले कैपिटल जो अलमाटा है पहले उसे अलमाटी कहते थे, अब कैपिटल सिटी जो है इसका कजाकिस्तान का चेंज हो गया है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वो कजाकिस्तान में एल्मा आटा सिटी में बुलाई थी, जहां पर एक फरमान जारी किया था, जिस फरमान को मद्देनजर रखते हुए, उसके स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी तैयार करेंगे। यानी कि हर नेशन, ठीक है, अपने लेवल पर नेशनल हेल्थ पॉलिसी तैयार करेगा एल्मा आटा डिक्लेरेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एल्मा आटा डिक्लेरेशन में ऐसे क्या स्टैंडर्ड्स थे जिनके बेसिस पे जितने भी नेशंस हैं वो अपनी अपनी पॉलिसीज को तैयार करेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं एल्मा आटा डिक्लेरेशन के बारे में।